Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, our constitution and its salient features. बेटा इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब हमारे संविधान को, और साथ ही साथ देखेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सेलियंट फीचर्स को। बेटा आप सबको पता है कि हम लोग 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए थे। अब इंडिपेंडेंट कंट्री बनना तो हमारे लिए मुश्किल बात थी, इतना लॉन्ग ड्रॉन स्ट्रगल हमने किया, पर साथ ही साथ उससे भी और कॉम्प्लेक्स बात थी कि अब आपको अपनी कंट्री को खुद रन करना है, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है, एक रूल बुक बनाना है जिसके अकॉर्डिंग आप अपनी कंट्री को रन करोगे। ये उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क था, ठीक है। तो जैसे ही हमें फ्रीडम मिली और पावर मिली, तो ये जो फ्रीडम और पावर, ये साथ ही साथ क्या भी लेके आई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर थे, मतलब जो उस टाइम में हमारे संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लिख रहे थे, उन्होंने इस चैलेंज को बहुत ही ब्रेवली फेस किया और इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में। सोवरेन का मतलब क्या होता है बच्चा? सोवरेन का मतलब होता है कि अब से हमारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन हमारे अपने होंगे, कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं होगा। मतलब 1947 के पहले हम किसके अकॉर्डिंग चल रहे थे? ब्रिटेन के अकॉर्डिंग चल रहे थे, पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आने के बाद हम क्या बने? एक सोवरेन कंट्री। सोवरेन का मीनिंग क्या होता है कि अब भैया हमारा डिसीजन हम खुद लेंगे, कोई फॉरेन कंट्री उसके ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं डाल पाएगी। हाँ, इंटरनल डिसीजन भी हम खुद लेंगे, एक्सटर्नल डिसीजंस भी हम खुद लेंगे। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? अब हमारी कंट्री में चुनी हुई सरकार होगी, वन मैन वन वोट वन वैल्यू के कंसेप्ट को हमने एक्सेप्ट किया। रिपब्लिक का मतलब ये होता है कि आपकी कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। तो हमारी कंट्री का जो हेड होता है वो होता है प्रेसिडेंट, और हमारी कंट्री में जो प्रेसिडेंट होता है वो कैसे होता है? इलेक्टेड। तो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडिया को एक सोवरेन कंट्री बनाया, डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया और रिपब्लिक। तो इंडिया क्या है? सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। क्या बात समझ में आ गई? इन तीनों वर्ड का मीनिंग समझ में आया? चलो आगे बेटा जब हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, मतलब जब हम स्वतंत्रता के लिए लड़ाई कर रहे थे, तब ये जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे वो सोसाइटी को जब देखते थे तो कुछ बातों को उसी टाइम से नोट करते आ रहे थे कि अगर भाई जिस दिन हम आज़ाद हो गए, हम सोसाइटी से इन चीज़ों को ख़त्म कर देंगे या हम सोसाइटी में इन चीज़ों को नया लेके आएंगे। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे ही सोच रहे थे। तो जब हमारा संविधान लिखा गया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, तो उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे, जो मूलभूत सिद्धांत थे, जो बेसिक सिद्धांत थे, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है, तो ये उन्हीं पे बेस करता है। किन पे बेस करता है? हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनका विजन क्या था इंडिया को लेके, उनकी एस्पिरेशंस क्या थी इंडिया को लेके, वो फ्यूचर में इंडिया को कैसा देखना चाहते थे, उनके विजन, उनकी फ्रीडम पे ही बेस करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स और ब्रॉड स्ट्रक्चर। जैसे महात्मा गांधी की बात करें या मोतीलाल नेहरू की बात करें, हम मोतीलाल नेहरू कौन थे बेटा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा। तो ये शुरू से ही बोलते थे बेटा, महात्मा गांधी भी मोतीलाल नेहरू भी, कि यार जब भी हम आज़ाद होंगे हम अनटचेबिलिटी को बैन कर देंगे, ठीक है। जो छुआछूत जो इंडिया में चल रहा है उसको ख़त्म करना हमें ज़रूरी है। फिर वन मैन वन वोट वन वैल्यू की बात, मतलब इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री बने, ये बात भी आज़ादी के पहले से ही होती आई है। तो क्या बात समझ में आ गई? तो इन 3 लाइनों का जो क्रक्स है वो मेन यही है कि जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल हैं या जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो किसको दिखाता है? विजडम, विजन ऑफ इंडियाज फ्रीडम फाइटर। इंडिया के जो फ्रीडम फाइटर थे उनके विजन को, उनकी विजडम को ही दिखाता है। 26 जनवरी एक स्पेशल डे है हम सब के लिए, हम सब के दिमागों में 26 जनवरी का एक स्पेशल इमेज है। इस डे को हम किस तरीके से देखते हैं कि भाई इस दिन से हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन क्या, पुराना तो था ही नहीं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत होती है। ये वो दिन है जहाँ से आरंभ होता है, शुरुआत होता है हमारे संविधान का। और इसी दिन, इट वॉज ऑन दैट डे, इसी दिन वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों ने प्रोक्लेम किया अपने आप को कि भैया अब हम एक रिपब्लिक कंट्री हैं, हमारी कंट्री का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। ठीक है बात? ये हमने कब प्रोक्लेम किया? जनवरी 26 को। प्रोक्लेम का मतलब क्या होता है बेटा? उसका मतलब होता है, प्रोक्लेम्ड का मतलब, ये प्रोक्लेम जो मेन वर्ड है उसका मतलब होता है ऑफिशियली किसी बात को अनाउंस कर देना, मतलब पब्लिकली किसी बात को अनाउंस करना। तो हम 26 जनवरी को क्या बनते हैं बच्चा? रिपब्लिक कंट्री बनते हैं। चलो
डेफिनेशन एंड नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की नीड को हम बेटा आप डिस्कस करेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? तो कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा एक रूल बुक, और इस रूल बुक के अकॉर्डिंग ही किसी भी कंट्री की सरकार अपनी कंट्री को रन करती है, मतलब गवर्न करती है। ठीक है, सरकार किसी कंट्री को किस तरीके से चलाएगी ये लिखा गया है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन में। चलो अब हम बुक में क्या लिखा है वो पढ़ते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है किसकी? रूल्स की, लॉज की। कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉज, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स नियम भी हैं और लॉज मतलब कानून भी हैं, जिनके अकॉर्डिंग स्टेट को गवर्न किया जाएगा। यहाँ पर स्टेट का मतलब है कंट्री से। तो कॉन्स्टिट्यूशन वो बॉडी है जिसके अंदर नियम है, कानून है, किसको चलाने के लिए? किसी कंट्री को चलाने के लिए। आई बात समझ में? इसको एज इट इज़ लर्न कर लेना, 1 मार्क 2 मार्क में एक्सप्लेन करने को आ सकता है, डिफाइन करने को आ सकता है। तो कैसे डिफाइन करोगे? कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट बॉडी ऑफ रूल्स एंड लॉज अकॉर्डिंग टू विच अ स्टेट इज गवर्न। यहाँ पे स्टेट से क्या मतलब है? कंट्री। वो नियम, वो कानून कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं जिनके हिसाब से सरकार चलती है। और सरकार किसको चलाती है? कंट्री को चलाती है। क्या क्या डिफाइन और डिटरमाइन कर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन और डिटरमाइन करता है कि सरकार किस तरीके की होगी, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी देखो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल गवर्नमेंट होती है, वो बता देगा। द पावर्स टू बी एक्सरसाइज बाय वेरियस ऑर्गन्स। अब वेरियस ऑर्गन्स भी हमारी सरकार में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव्स हैं, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो इन ऑर्गन्स के पास कितनी पावर होगी और वो किस उस पावर को किस तरीके से एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये भी किस में लिखा हुआ है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। वो ऑर्गन्स कौन कौन से हैं? जैसे मैंने बताया, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी। तो ये अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करेंगे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। तीसरा, इसमें लिमिटेशंस भी दी गई हैं ऑन दीज पावर्स, मतलब सरकार अनलिमिटेड पावर को एंजॉय नहीं करती है बच्चा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलना पड़ता है। और वो कंट्री लगभग बर्बाद ही हो जाती है जिनकी सरकारें कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हिसाब से चलाने लगती हैं या अपने हिसाब से बदलने लगती हैं। बेस्ट एग्जांपल है पाकिस्तान। परवेज मुशर्रफ ने जब मिलिट्री कूप किया तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग बदलने की कोशिश की। जिम्बाब्वे में ऐसा ही हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा, है ना? ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार संविधान के हिसाब से, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ बताई है कि हमारी सरकारों के पास कितनी पावर है, वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। देन एक बहुत अच्छी बात भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमारे अधिकार क्या क्या हैं और हमारे मौलिक कर्तव्य क्या क्या हैं, हमारे राइट्स क्या क्या हैं और हमारी ड्यूटीज़ क्या क्या। बेटा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एस्टेब्लिश करता है, मतलब स्थापित करता है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? विधि शासन या कानून का शासन। मतलब हमारी कंट्री में किसका शासन चलता है? कानून का शासन। किसी व्यक्ति विशेष का शासन नहीं चलता है कि आज मैं बहुत ही बढ़िया प्रधानमंत्री हूँ, सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ तो मैं अपने हिसाब से कंट्री को चला सकती हूँ। बिल्कुल नहीं। हमारी कंट्री में विधि शासन है, मतलब जो भी कुछ हमारी कंट्री में होगा, जिस तरीके से हमारी कंट्री रन होगी, वो सब कहीं ना कहीं कहाँ लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। मतलब हमारी कंट्री में एब्सेंस है आर्बिट्री पावर का। आर्बिट्री पावर का मतलब क्या होता है? टायरानिकल पावर, डेस्पोटिक पावर, अनलिमिटेड पावर। तो हमारी कंट्री में अनलिमिटेड पावर बेटा कोई भी एंजॉय नहीं करता। भले ही आप पीएम हो, भले ही आप सीएम हो, आप किसी के पास भी आर्बिट्री पावर नहीं है। कंट्री हमेशा नियमों के हिसाब से ही चलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, मतलब कानून के आगे हम सब समान हैं, है ना? तुम लोगों ने देखा होगा ना, एक कोर्ट रूम में जो कानून की, मतलब एक लेडी होती है जिसकी आंखों पे ब्लैक पट्टी होती है और तराजू होता है। मतलब वो किसी को इस तरीके से नहीं देख रही है कि आप प्रेसिडेंट हो, आप प्राइम मिनिस्टर हो, आप रिच हो, आप पुअर हो। कानून किस पे काम करता है बच्चा? फैक्ट्स पे, फिगर से, एविडेंसेस पे काम करता है। और अगर एविडेंस प्रेसिडेंट के खिलाफ होंगे तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो एक हाउसमेट को मिलनी है। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ है। और हमें फ्रीडम मिली है इलॉजिकल, अनफेयर, अनजस्ट लॉ से। बेटा पहले, मतलब ब्रिटिशर्स थे तब भी, ब्रिटिशर्स के पहले भी हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे बेतुके नियम कानून चलते थे जिनका कोई रीज़न ही नहीं था, अनफेयर थे, अनजस्ट थे, है ना? तो अब वो सारे इलॉजिकल, अनफेयर, अनजस्ट जो भी लॉज हैं उनसे हमें क्या मिलेगी? फ्रीडम। अब इनमें से कुछ थे, जैसे सेडिशन एक्ट बना दिया था ब्रिटिशर्स ने, है ना?
और फिर दूसरा था ये आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये भी बहुत ही इलॉजिकल था, अनफेयर था, अनजस्ट था। तो आर्म्स एक्ट बहुत अनजस्ट था। तो ये सारे एक्ट से अब हमें क्या मिल गई? फ्रीडम मिली। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड। लैंड, हमारी ज़मीन का फंडामेंटल लॉ क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ क्यों है या फंडामेंटल लॉ क्यों है? क्यों? क्योंकि ये सुपीरियर है। किससे सुपीरियर है बच्चा? कोई भी पार्लियामेंट, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर, कोई भी नियम, ऑर्डिनरी नियम या कानून पास करते, उन सब से ऊपर है हमारा संविधान। बेटा फिर से ध्यान से समझना, हमारा जो संविधान है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके बाद फिर हमने इलेक्शंस करवाए, इलेक्शंस के बाद सरकारें चुन के आई। तो ये चुनी हुई सरकार पार्लियामेंट में बैठ के, स्टेट लेजिस्लेचर में बैठ के जो भी नियम कानून बनाए, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहते हैं? सुपीरियर। ठीक है बात। फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड किसे कहते हैं? हम कॉन्स्टिट्यूशन को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि सुपीरियर है। किससे सुपीरियर? किसी भी ऑर्डिनरी लॉ जिसको बना रही है हमारी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर। चलो, अब हर वो लॉ, हर वो कानून जो वॉयलेट करे, तोड़े, नियमों को तोड़े, किसके? प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई लॉ, कोई रूल आपने ऐसा बना दिया जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अगेंस्ट में है उसके अगेंस्ट में बात करता है, तो वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदल सकते, आपको हमेशा चलना कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज होते हैं तो उसके लिए भी एक स्पेसिफिक प्रोसेस दिया हुआ है। उस स्पेसिफिक प्रोसेस को अगर पूरी तरह फॉलो करके आप कोई चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में करना चाहते हो, भले वो अमेंडमेंट हो, एडिशन हो, डिलीशन हो, तो वो मान्य है। पर अकेला पार्लियामेंट बैठ के, अकेला स्टेट लेजिस्लेचर बैठ के कोई भी ऐसा नियम और कानून नहीं बना सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर हो। ठीक है बात। और अगर आप कोई ऐसा नियम बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वॉयलेट करता है, उसके खिलाफ होता है, तो वो तो अपने आप ही वॉइड हो जाएगा, नील हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दूसरे शब्दों में हम बोलें, इट शैल हैव नो वैल्यू और अथॉरिटी। वो नियम, वो कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को वॉयलेट करता है, उसके विरोध में होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज अ मिनी इंडिया। तो हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी इंडिया बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं भाई? ऐसा क्या था इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कि इसे मिनी इंडिया बोले? देखो बेटा, हमारा जो इंडिया था वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में डिवाइडेड था। तो डिफरेंट प्रोविंस के लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट थे। हमारे इंडिया में बंगाली, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु बोलने वाले स्पीकर्स थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें भी सारी लैंग्वेज के लोग, लगभग हर लैंग्वेज का रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल था, हर प्लेस का रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल था। कुछ लोग अल्ट्रा रिच थे तो कुछ लोग अल्ट्रा या बहुत ज़्यादा पुअर भी थे। मतलब रिच लोग भी हैं, पुअर लोग भी हैं, मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड भी हैं, कुछ अनएजुकेटेड लोग भी हैं, डिफरेंट रीजन को बिलोंग करने वाले लोग हैं, डिफरेंट भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। इसीलिए हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या कहते थे बच्चा? मिनी इंडिया। अच्छा, एक बात और याद रखना कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिपेंडेंट के बाद बनी, ये कि इंडिपेंडेंट के पहले, मतलब आज़ादी के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया, आज़ादी के पहले? तो बेटा आज़ादी के पहले, प्री इंडिपेंडेंसी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। हम आज़ाद भी नहीं हुए थे और हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। क्यों बनाई थी हमने बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के लिए। इतने बड़े भारत, इतनी सारी भाषाओं के बोलने वाले भारत, इतने धर्मों का जो देश है भारत, उसके लिए क्या संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान था? नहीं। तो हमें चाहिए थे उसको लिखने के लिए लोग, उस पर डिबेट डिस्कशन करने के लिए लोग। इसलिए हमने बनाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो फाइनली क्या करेगी? संविधान को लिखेगी। किसके लिए? आज़ाद भारत के लिए, फ्री इंडिया के लिए। देखो, इवन बिफोर इंडिया हैड अटेंड इंडिपेंडेंस, जब इंडिया को आज़ादी नहीं भी मिली थी, उसके पहले ही, जब भारत को आज़ादी नहीं मिली थी उसके पहले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेटअप कर दिया था। क्यों? फॉर द पर्पस ऑफ ड्राइंग कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए बनाना चाह रहे थे? फ्री इंडिया के लिए। देखो, जिस टाइम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उस टाइम हमें नहीं पता था कि बच्चा हम दो कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएंगे, एक रहेगा पाकिस्तान और दूसरा हो जाएगा इंडिया। ऐसा नहीं पता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी, अकेले भारत के लिए नहीं बनी थी, अकेले पाकिस्तान के लिए नहीं बनी थी, टोटल डिवाइडेड इंडिया के लिए नहीं, अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी, है ना, जब इंडिया और पाकिस्तान एक थे।
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी मेंट फॉर अनडिवाइडेड इंडिया, समझ में आ गई बात। आज़ादी के पहले बन गई थी, हम तो आज़ादी के टाइम डिवाइड हुए ना, तो आज़ादी के पहले जब ये बन गई थी तो ये बनी थी पूरे भारत के लिए, मतलब आज के पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के लिए। पर बाद में पाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान अलग हो गए और बांग्लादेश था हमारा ईस्ट पाकिस्तान। फिर ईस्ट पाकिस्तान बाद में 1971 में क्या बन गया, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान बन जाता है बांग्लादेश। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी वो कितनी जगहों के लिए बनी थी, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, क्योंकि ये तीनों एक ही कंट्री थे, अनडिवाइडेड इंडिया। इसमें टोटल कितने मेंबर थे बच्चा, 385। तो अनडिवाइडेड इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी उसमें कितने मेंबर थे, 385। पर बाद में पार्टीशन हो गया, हाँ, इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गए, तो जो मेंबरशिप थी वो कितनी बची, सिर्फ 308। आई बात समझ में, मतलब जो 385 लोगों का चयन हुआ था संविधान लिखने के लिए, अब उसमें से सिर्फ 308 बचे। क्यों बचे, क्योंकि अब बचे हुए लोग पाकिस्तान चले गए। मोस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द असेंबली वर नेशनल हीरोज। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बेसिकली अगर हम एक ब्रॉड व्यू को देखें तो कौन लोग बैठे हुए थे बच्चा, नेशनल हीरोज, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी फुल फ्लेजेड वे में पार्ट लिया था। जैसे अपने राजेंद्र प्रसाद वॉज इट्स प्रेसिडेंट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू ये फ्रीडम स्ट्रगल में भी थे। वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये वो व्यक्ति थे जिनका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अतुल्य है, आउटस्टैंडिंग है। मतलब सच में बेटा इन्होंने जो डिबेट्स, डेलिब्रेशन, जो फोकस रखा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, शायद ही कोई और रख सकता था। तो इनके कंट्रीब्यूशन को हम कभी नहीं भूल सकते। और बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने के पहले से ही ये हीरोज थे। क्यों थे, क्योंकि इन्होंने आज़ादी की लड़ाई में भी पार्ट लिया था। कौन कौन, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल का तो एक सिग्निफिकेंट रोल भी है कि इन्होंने इंडिया के को यूनिफाई किया। जो प्रिंसली स्टेट थे उनको इंडिया में मिलाया, हैदराबाद को आज़ाद कराया, अपने गोवा से पोर्चुगल्स को भगाया, है ना। तो वल्लभ भाई पटेल का तो एक इम्पॉर्टेंट रोल है ही। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये वो व्यक्ति हैं जिनका कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए आउटस्टैंडिंग था। फिर बचा बी आर अम्बेडकर, इनका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। ये चेयरमैन थे ऑफ द असेंबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी, द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब देखो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन पूछा जाएगा या प्रेसिडेंट पूछा जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे या चेयरमैन कौन थे, तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। पर अगर पूछा जाए कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे या ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड कौन था, तो वो थे बी आर अम्बेडकर। दोनों चीज़ें अलग अलग है। पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो डिबेट भी कर रही है, डिस्कशन कर रही है, डेलिब्रेशंस के राउंड कर रही है, उसके पूरे ऑल इन ऑल होल सोल हेड कौन है, राजेंद्र प्रसाद। पर जहाँ लिखने का काम चल रहा है, जहाँ राइटिंग का काम चल रहा है, तो राइटिंग को हेड कर रहे थे, लीड कर रहे थे कौन, बी आर अम्बेडकर। क्या दोनों बातें क्लियर है। वॉज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली मोस्ट इंपॉर्टेंट कमिटी। असेंबली, पूरी असेंबली के चेयरमैन कौन है, बी आर अम्बेडकर नहीं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर पूरी असेंबली के चेयरमैन कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर उस पूरी असेंबली में एक इम्पॉर्टेंट कमेटी थी जिस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी। उस ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। पूरी असेंबली का चेयरमैन, पूरी असेंबली का हेड राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद। पर लिखने वाला जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, पूरी असेंबली की सबसे इंपॉर्टेंट कमेटी जो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर। Among other eminent person mentioned should be made पंडित गोविंद बल्लभ पंत, सत्यनारायण सिन्हा, सोमनाथ लहरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी पत्ता भाई सिद्धरमैया, बेटा बी आर अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा भी अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्तियों के नाम देखना चाहें तो वो हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। ठीक है, ये एक ही नाम है, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। दूसरा सत्यनारायण सिन्हा, तीसरे सोमनाथ लहरी, चौथे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पांचवे बी पट्टाभाई सिद्धरमैया। बेटा जितनी भी मेजर और जितनी भी स्मॉलर कम्युनिटीज़ थी, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस, पारसी,
इनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब जैसे हम बात करें पारसीस का, इनका तो परसेंटेज आज भी बहुत कम है, पहले भी कम ही था, तो पारसी का रिप्रेजेंटेटिव भी था, क्रिश्चियन रिप्रेजेंटेटिव भी थे, मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव भी थे, और तो और हम कितने महान थे इस बात की सोच आप इस बात से देख लो कि हमने एंग्लो इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया, जहाँ पर हम लोगों ने देखा जब अंग्रेज 200 साल भारत में रहे बेटा, तो 200 सालों में बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंसेस हुए। आज़ादी के बाद अंग्रेज चले गए, पर उनकी बीवियाँ मतलब जो भारतीय औरतें थी, या तो उन्हें अंग्रेज खुद अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे, या वो खुद अपने भारत को छोड़ के नहीं जाना चाहती थी, तो वो यहीं रह गई। तो उनके बच्चों को भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिले, ऐसी सोच भी हमने रखी। तो सोचो, हमने सिर्फ भारतीय मेजर और स्मॉलर कम्युनिटीज़ को ही रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया, हमने एंग्लो इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया। अब एंग्लो इंडियन समझ में आया, जिसके पापा साइड से, मतलब जो पापा है वो हो सकता है यूरोपियन हो, मम्मी कौन होनी चाहिए, इंडियन, ठीक है। तो ऐसे बच्चे, ऐसे कपल से हुए बच्चों को हम क्या बोलेंगे, एंग्लो इंडियन। जो वीकर सेक्शन थे, पर्टिकुलरली शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल ट्राइब कौन होती है बच्चों, जो फॉरेस्ट में रहती हैं, है ना, जंगलों में रहती हैं। शेड्यूल कास्ट जो मीनियल जॉब्स करते हैं, हर वो काम जो कोई और करना पसंद नहीं करता वो किससे करवाते थे, शेड्यूल कास्ट। जैसे नालियाँ साफ करवाना, गाय का चमड़ा निकालना, मरी हुए जानवरों को यहाँ से वहाँ लेके जाना। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो वीकर सेक्शन थे, उन्हें भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया असेंबली में। हमारे BR अम्बेडकर खुद शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे। वो महर एक कास्ट होती है जो कि किसके अंदर आती है, शेड्यूल कास्ट के अंदर आती है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो असेंबली है ये बनाई गई है उन लोगों द्वारा जो हर सेक्शन को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करते थे। Thus the assembly was constituted by the people from all section। हर सेक्शन से वो लोग आते थे। पब्लिक लाइफ के जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस थे, अनइम्पॉर्टेंट सेक्शंस थे, हमने उन सब के रिप्रेजेंटेटिव को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रखा। अब बेटा ये तो हमने देख लिया कि सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, रिच भी हैं, पुअर भी हैं, SC भी हैं, ST भी हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट व्हाट अबाउट वीमेन, औरतें भी तो पॉपुलेशन का 50% लगभग होती हैं, तो उनके लिए क्या था, तो बच्चा औरतों का रिप्रेजेंटेशन भी प्रॉपर था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। कुछ औरतों के नाम जो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थी, वो थी मिसेस जी दुर्गाबाई। कौन थी बच्चा, मिसेस जी दुर्गाबाई, मिसेस सरोजनी नायडू, नाम याद रखना इन दोनों का, जी दुर्गाबाई, सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर। ये उस टाइम की मेंबर्स थी जो असेंबली में एंटायर वीमेन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती थी। कौन कौन बेटा याद रखो, विजयलक्ष्मी पंडित, बेगम एजाज रसूल, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू एंड जी दुर्गाबाई। देखो बेटा, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सबसे ज़्यादा मेंबर किस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस को, ठीक है। पर ऐसा नहीं था कि वो जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें सारे कांग्रेसी ही थे, सारे लोग एक ही पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते थे, कांग्रेस को, ये बात गलत होगी। हम ये मान सकते हैं कि मैक्सिमम मेंबर कांग्रेस को बिलोंग करते थे। पर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फॉरवर्ड ब्लॉक जिसको बनाया था सुभाष चंद्र बोस ने, किसने बनाया था, सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग भी थे, हिंदू महासभा के लोग भी थे और मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी थे। ऑब्वियसली ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी उस टाइम में कांग्रेस के पास थी, तो कांग्रेस के मेजर मेंबर थे, ज़्यादा मेंबर थे कांग्रेस के काय में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। पर क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, तो थी बेटा फॉरवर्ड ब्लॉक किसने स्टार्ट की थी, सुभाष चंद्र बोस ने। उसके भी लोग थे, हिंदू महासभा के मेंबर थे, मुस्लिम कम्युनिटी के मेंबर भी थे, किसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। और इसीलिए हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मिनी इंडिया कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि अगर मैं पेपर बनाऊंगी तो ज़रूर पूछना चाहूँगी कि वाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज नोन एज मिनी इंडिया, बिकॉज इट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेजर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, रिच पुअर, मेजर कम्युनिटी, मेजर रिलीजियन, इवन ऑल पॉलिटिकल पार्टी विच वॉज फॉर्म्ड एट पर्टिकुलर और एट दैट टाइम, ठीक है। हिंदू महासभा की भी हैं, कांग्रेस के लोग भी हैं, सिख भी हैं, क्रिश्चियन भी है, इवन सबसे बड़ी सोच मैं बोलूँगी एंग्लो इंडियंस। सोचो हमने कितना सोचा, हमने एंग्लो इंडियंस को भी रिप्रेजेंटेशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में।
सारे मेजर रीजन्स अलग अलग जगहों से, सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, उन्हें रिप्रेजेंट किया गया असेंबली में। इनफैक्ट जो असेंबली थी लुक लाइक द मिरर ऑफ अ नेशन, पूरे नेशन के मिरर की तरह ही दिख रही थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ एडॉप्शन, एनेक्टमेंट एंड एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। चलो, तो जो पहली मीटिंग हुई बच्चा, फर्स्ट सिटिंग जो हुई असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार, सबसे पहली बार कब बैठी, तो वो बैठी December 9, 1946। देखो हम आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी के पहले ये लोग बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करना चालू कर चुके थे। तो पहली मीटिंग कब हुई याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है कि पहली मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। तो पहली मीटिंग हुई 9 December 1946। कब हुई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की फर्स्ट सिटिंग, 9 December 1946, to remember it. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे हाउस के, उन्हें इंटीरियम प्रेसिडेंट, इंटीरियम का मतलब होता है अंतरिम। देखो हम प्रेसिडेंट नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं, अंतरिम। इंटीरियम प्रेसिडेंट कौन बने, सच्चिदानंद सिन्हा, जो इस हाउस के बहुत पुराने मेंबर थे। On December 11, 1946, Dr. Rajendra Prasad was elected its permanent president। और फिर 9 दिसंबर को हमने किसकी अध्यक्षता में काम किया, उस दिन की मीटिंग किसकी अध्यक्षता में चली, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इंटीरियम प्रेसिडेंट कौन बने थे बच्चा, सच्चिदानंद सिन्हा। फिर 11 दिसंबर को तो राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट कर दिया गया कि भैया परमानेंट प्रेसिडेंट कौन ही रहेंगे, राजेंद्र प्रसाद। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रखना ये कब इलेक्ट हुए, 11 December 1946। 11 December 1946 को राजेंद्र प्रसाद परमानेंट प्रेसिडेंट बन गए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग कब हुई, तो 9 December 1946। नाउ द ड्राफ्टिंग कमिटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब वो कमेटी जिसका काम होगा ड्राफ्ट बनाना, लिखने वाला जो काम होगा, है ना। तो देखो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मीटिंग 9 December 1946 को चालू कर दी, परमानेंट प्रेसिडेंट भी बना दिया 11 दिसंबर को। मतलब काम धीरे धीरे पहले से चालू हो गया, पर हम बोलते हैं ना बेटा तेज़ी से काम कब चालू हुआ, तो तेज़ी से और फुल फ्लेजेड वे में एंथुजियाज्म के साथ काम चालू हुआ भारत के आज़ाद होने के बाद ही। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसने डेलिब्रेशन मतलब डिबेट डिस्कशन चालू कर दिए थे दिसंबर 1946 से ही, पर उस पूरी असेंबली को, पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मोमेंटम कब मिला बेटा, भारत के आज़ाद होने के बाद। 8 मेजर कमिटीज़ बनाई गई थी टू एग्जामाइन द वेरियस इशूज़ इन डेप्थ। देखो बहुत सारे इशूज़ थे बेटा। एक तो देखो एरिया का, भारत का जो एरिया है, एरिया का भारत बोलने वाली थी गलती से, सॉरी। भारत का जो एरिया है, इंडिया का जो एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। क्या ये इतना छोटा एरिया है जिसके लिए मैंने ब्रश करके ब्रेकफास्ट से सोचना चालू किया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और लंच तक पूरा बना दिया? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, है ना। एक बहुत बड़ी कंट्री है, तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना इतना आसान काम नहीं था। तो 1-2-4 व्यक्ति क्या ये काम कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। तो बेटा हमने बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज़ बनाई और वो कमिटीज़ को काम क्या दिया कि आपको इस पर्टिकुलर चीज़ को बिल्कुल डेप्थ तक लेके जाना है, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन मैं आज के लिए कल के लिए नहीं लिख रही हूँ, आने वाले भारत का भविष्य इसी कॉन्स्टिट्यूशन से निर्धारित होने वाला है। तो बहुत सोच के समझ के कदम उठाने थे। तो इन्होंने कमिटीज़ बनाई, टोटल कितनी मेजर कमिटीज़ बनी, 8 मेजर कमिटीज़ बनी, जो कुछ इशूज़ थे जिनको डेप्थ में डिस्कस कर रही थी। और उसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। बेटा सारी कमेटी में सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी कौन सी थी? ड्राफ्टिंग कमेटी, विच हैड B.R. अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर, भीमराव जी अम्बेडकर। एज लॉ मिनिस्टर इन नेहरूज फर्स्ट कैबिनेट एंड चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। देखो नेहरू का जो पहला कैबिनेट था, नेहरू जी ने जो पहला कैबिनेट अपना बनाया, उस कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर कौन ही बने थे बच्चा? B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी कौन थे? B.R. अम्बेडकर। तो ये he was responsible for drafting and piloting India's present constitution। इंडिया के प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम कौन कर रहे थे? लिखने का काम कौन कर रहे थे बेटा? हमारे B.R. अम्बेडकर। नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट में लॉ मिनिस्टर कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? B.R. अम्बेडकर। और इन्होंने क्या किया? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, पायलेट किया,
जो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी कंट्री गवर्न हो रही है, उसको लिखने वाले थे बी आर अम्बेडकर। अब बी आर अम्बेडकर ने बहुत अच्छी बात की कि बाय इंडिपेंडेंस, जैसे ही हम आज़ाद हुए उसके बाद अब हम ये एक्सक्यूज़ कभी नहीं दे पाएंगे कि जो कुछ इंडिया में हो रहा है वो ख़राब हो रहा है, या जो कुछ हम आज अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो भी कुछ हम लॉस्ट कर रहे हैं उसके लिए ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है, क्योंकि अब हम आज़ाद हो गए हैं, कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट है ही नहीं, तो आप कोई एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते। जो भी कुछ आपकी कंट्री में रॉन्ग होगा उसके लिए आप कोई भी फॉरेन पावर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना ही तो फ्रांस, ना ही पोर्चुगल, ना ही ब्रिटेन। इफ हियर आफ्टर थिंग्स गो रॉन्ग, अगर आज के बाद, आज़ादी के बाद कोई चीज़ गलत जाती है तो विल हैव नो बडी टू ब्लेम एक्सेप्ट आवर सेल्फ, हमारे पास कोई और नहीं होगा, हम खुद अपने आप को ही ब्लेम करेंगे। और हमें करना ही चाहिए अपने आप को ब्लेम, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें हमारे अपने पास हैं। इसी किसका कहना था, बी आर अम्बेडकर का, कि हम बहुत ब्लेम कर चुके ब्रिटिशर्स को जब तक हम आज़ाद नहीं थे, पर अब आज के बाद अगर कोई गलती होती है उसके लिए हम और हम ही जिम्मेदार हैं। अब हम देखेंगे डेट ऑफ एनेक्टमेंट एंड एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। संविधान को कब अंगीकृत किया गया, कब अपनाया गया, उस डेट को हम देखेंगे। साथ ही साथ हम एनेक्टमेंट की डेट को देखेंगे। तो एनेक्टमेंट क्या होता है बच्चा, जिस दिन बिल ऑफिशियली क्या बन जाए, एक्ट बन जाए, उस डेट, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, एनेक्टमेंट। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बन गया, कब हमने उसे अपना लिया, वो डेट कौन सी थी, तो वो डेट थी बच्चा 26 नवंबर 1949। अगर आप एनेक्टमेंट की बात करोगे तो एनेक्टमेंट क्या है बच्चा, एनेक्टमेंट वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है जिसके थ्रू आपने बिल को क्या बना दिया, एक्ट। जिस दिन बिल एक्ट बन जाए वो दिन कौन सा होता है, डेट ऑफ एनेक्टमेंट। ठीक है बात। एडॉप्शन मतलब अपनाना, तो ये दोनों ही डेट सेम थी। वो डेट कौन सी थी, नवंबर 26 1949। लगभग हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स को कितना टाइम लगा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, 2 साल 11 महीने 17 दिन, 2 ईयर 11 मंथ 17 डेज। मतलब कुछ तो भी उठा के हमने ऊट पटांग किसी तरीके से बिना सोचे समझे नहीं लिख दिया। लगभग 3 साल पूरे लगे हैं बच्चा। 11 महीने मतलब 12 मंथ हो जाते तो पूरे 3 साल हो जाते ना। 11 महीने या 3 साल में से 13 दिन ही तो कम है। हम लोग लगातार डेलिब्रेशंस करते रहे, डिबेट किए, डिस्कशंस किए, हर एक चीज़ के बारे में हर प्रकार से सोचा, हर प्रकार से हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। उसके बाद हमने उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी कुछ लिखा गया है बहुत सोच समझ के लिखा गया है। तभी तो बेटा हम 1947 में आज़ाद हो गए थे, है ना। 50 से में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया। तो बेटा 50 से लेकर के आज हम 2023 में हैं। पिछले 70 सालों में क्या तुम्हें कभी भी ऐसा लगा कि यार हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो ऑब्सलीट है, आउटडेटेड है, जबकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितना प्रोग्रेसिव है कि आज तक हम आज से 70 साल पहले बनाए कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो बहुत सोच समझ के उसमें बातें लिखी गई थी। दिस शोज दैट द असेंबली डिड इट्स जॉब विथ ग्रेट डेलिब्रेशन। बिल्कुल आराम से सोच समझ के। अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड है डेलिब्रेशन, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को बहुत डीप में सोचना, डीप में डिस्कस करना, है ना। डीप थिंकिंग, डीप डिस्कशंस के साथ ही ये काम पूरा किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने वाले लोगों ने। मेंबर्स पार्टिसिपेटेड फ्रीली इन द डिबेट्स ऑफ द असेंबली। असेंबली के जो डिबेट्स होते थे उसमें मेंबर्स फ्रीली पार्टिसिपेट करते थे। मतलब उनका व्यू, भले ही उन्हें ऐसा लगे कि यार असेंबली इस बात को नहीं मानेगी, नहीं एग्री करेगी, फिर भी उन्होंने फ्रीली अपने व्यूज़ को रखा। और बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी डिबेट्स हुए ना, उन्हें पब्लिश कराया गया है, उन्हें पब्लिश किया गया है बहुत सारे वॉल्यूम्स में। अब हम देखेंगे डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब एनफोर्स हुआ, उसकी डेट क्या थी वो देखेंगे हम। अब हम वो डेट देखेंगे जब से हम कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फोर्स में कब से आया, मतलब लोगों को बाध्य ये कब से करने लगा कि आपको अब हर काम कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही करना है। वो डेट है 26 जनवरी 1950। तो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया, 26 जनवरी 1950। फोर्स में आना मतलब अब हर व्यक्ति इससे अबाइड होगा, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा। ऑन दैट डे बिगेन राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट टर्म ऑफ द ऑफिस एज प्रेसिडेंट। और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन यूनियन के पहले प्रेसिडेंट बन जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
तो ऑन दैट डे 26 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या बनते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ ऑफिस एज प्रेसिडेंट। ठीक है बात, पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी बच्चा, वही क्या बन गई, पार्लियामेंट बन गई। आज आप जो पार्लियामेंट देखते हो, लोकसभा देखते हो, राज्यसभा देखते हो, तो शुरुआती जो पार्लियामेंट थी वो किससे बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर थे वही क्या बन गए बच्चा, पार्लियामेंट के मेंबर बन गए। अंडर ट्रांजिशनल प्रोविजन ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, जो नया संविधान बना था उसमें ट्रांजिशनल प्रोविजंस थे, और उस ट्रांजिशनल प्रोविजंस के थ्रू जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वही क्या बन गई, पार्लियामेंट बन गई। दिस डेट इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया एज रिपब्लिक डे, और इसी दिन से हम आज तक इसी डेट को क्या बनाते आ रहे हैं, रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। 26 जनवरी क्या है, रिपब्लिक डे है इंडिया का। अब बेटा जब 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो ही गया था, तो फिर ये 2 महीने इंतज़ार करके 26 जनवरी 1950 को क्यों अडॉप्ट किया गया। जब 49 में बन के रेडी था तो 50 के लिए वेट क्यों किया गया, ये 26 जनवरी के लिए वेट क्यों किया गया, वो पढ़ेंगे। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है 26 जनवरी की इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में, स्वराज के स्ट्रगल में, आज़ादी के लिए लड़ने में क्या कोई इम्पोर्टेंस था इस डेट का, क्यों 26 जनवरी को चुना गया, तो वो हम देखते हैं। ये आप सबको पता होना चाहिए कि जो 26 जनवरी है उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है, इम्पॉर्टेंस है इंडिया से स्ट्रगल फॉर स्वराज में। स्वराज को पाने के लिए हम जो लड़ाई लड़ रहे थे उसमें 26 जनवरी का महत्व बहुत। अब ऐसे ही एक सेशन कहाँ हो रहा था बच्चा, लाहौर में। पहले तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग नहीं थे, एक ही कंट्री थे, है ना। तो लाहौर मतलब हमारी कंट्री का पार्ट में, ऐसे मत सोचना कि पाकिस्तान में क्यों हो रहा था, इंडिया में ही हो रहा है ना, क्योंकि पहले पाकिस्तान नहीं था। तो कांग्रेस सेशन हो रहा था लाहौर में दिसंबर 29, 1929 को, जहाँ पर हमने एक रेजोल्यूशन डिक्लेयर किया कि हम लोग पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं एज इंडियाज़ गोल। अब इंडिया का जो गोल है वो यही है कि हमें पूरी आज़ादी मिले, पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। हम किसी डोमिनियन स्टेटस से हम मानने वाले नहीं हैं। ये हमने कहाँ डिसाइड किया, कांग्रेस के लाहौर सेशन में। और ये डिसाइड कर लिया गया उसी सेशन में कि 26 जो जनवरी होगी उसको हम इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, मतलब उस दिन को हम इस तरीके से देखेंगे, किस तरीके से, पूर्ण स्वराज डे की तरह, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे की तरह देखेंगे। The complete Independence Day was for the first time celebrated on January 1930, और पहली बार complete Independence Day हमने कब मनाया, जनवरी 26, 1930 को मनाया भी। और ये डिक्लेयर किसने किया था बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। लाहौर में एक सेशन हो रहा, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं अब हमें डोमिनियन और स्टेटस वगैरह नहीं चाहिए, हम तो पूर्ण आज़ादी की बात करेंगे, पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भैया आने वाली जो 26 जनवरी है इससे अब हम लोग क्या मनाने लग जाएंगे, इंडिपेंडेंस डे मनाने लग जाएंगे। और पहला इंडिपेंडेंस डे कब मनाया, 26 जनवरी 1930। हम आज़ाद नहीं हुए थे, आज़ादी के पहले से ही हम इसको मना रहे थे। इट कंटिन्यूड टू बी ऑब्जर्व्ड अंटिल 1947, और 1947 तक हर साल इस दिन को ऑब्जर्व किया गया। 26 जनवरी 1930 से जो आप स्वतंत्रता के लिए ज़्यादा डिटरमिनेट हो गए थे, स्वतंत्रता दिवस मनाने लग गए थे, कब तक मनाया आपने, 1947 को तक मनाया। ऑन अचीविंग इंडिपेंडेंस ऑन अगस्त 15 पर हमें आज़ादी कब मिली, अगस्त 15 को मिली। तो हम आज़ाद तो कब हो गए बच्चा, 1947, 15 अगस्त को हम आज़ाद हो गए। तो फिर हम वेट तो नहीं कर सकते कि हम आज़ादी का जश्न कब मनाएंगे, 26 जनवरी को, भी तो 6-7 महीने पड़े थे। तो हमने सोचा कि चलो आज़ादी मतलब जो इंडिपेंडेंस डे हम 15 अगस्त को मनाएंगे, 26 जनवरी को हम इस तरीके से रख लेते हैं कि कोई और एक इम्पॉर्टेंट इवेंट इसके नाम कर देंगे। जनवरी 26 however marked a great event in Indian struggle। इंडियन स्ट्रगल में 26 जनवरी का इम्पोर्टेंस तो था ही। It was therefore in the fitness of the things that January 26 should have been selected, और इसीलिए हमने 2 महीने वेट किया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूरी तरह बनने के बाद भी हमने उसे एनफोर्समेंट में नहीं लाए, फोर्स में नहीं लाए, कब तक, 26 जनवरी तक, क्योंकि हम इस डेट की इम्पोर्टेंस को बनाए रखना चाहते थे। किस डेट की, 26 जनवरी। और 26 जनवरी कब से इम्पोर्टेंट है, 1930 से इम्पोर्टेंट है। इसकी 26 जनवरी को आप पूर्ण स्वराज बनाओगे, ये बात कब डिसाइड हो गई थी,
लाहौर सेशन में, कांग्रेस के लाहौर सेशन में 26 जनवरी को हमने सिलेक्ट किया एज द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो चीज़ें आप पढ़ेंगे बहुत ध्यान से सुनना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। कितने आर्टिकल्स हैं बच्चा? 395। कितने शेड्यूल्स हैं? 12। बेटा जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? 395। कितने शेड्यूल थे? 12 शेड्यूल्स थे। ठीक है बात। आज तक शेड्यूल्स तो 12 ही हैं। अच्छा, इसमें पार्ट्स नहीं बताया बच्चा। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन शुरुआती दौर में बना था तो उसमें, शुरुआती दौर में नहीं, जब पूरा बन गया था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 12 शेड्यूल्स थे। पर बेटा आज की मैं बात करूं, करंट डे की बात करूं, तो आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 448 तो क्या ही है आर्टिकल्स है। 22 के 25 तो हो गए हैं पार्ट्स, पर आज भी शेड्यूल कितने ही हैं बेटा? 12 शेड्यूल्स ही हैं। ठीक है बात। तो जब शुरुआत में, जब कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हुआ था, मतलब 1950s में, 49 में, तब हमारे पास 395 आर्टिकल और 12 शेड्यूल थे। पर बेटा टाइमिंग जैसे जैसे समय बदलता जाता है वैसे वैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस किए हैं, कुछ अमेंडमेंट किए हैं। उन अमेंडमेंट की वजह से आज कितने आर्टिकल हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 448 आर्टिकल हो गए हैं। पहले 22 पार्ट्स थे, अब 25 पार्ट्स हो गए हैं, पर शेड्यूल पहले भी 12 थे और आज भी 12 शेड्यूल्स ही हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गई बेटा? तो बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी शुरुआत में कितने आर्टिकल, कितने शेड्यूल थे, कितने पार्ट्स थे, आज कितने हैं। चलो, बाय 8 सितंबर 2016 तक देयर वर एज मेनी एज 10 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके थे। ये जो वर्ड है अमेंडमेंट बेटा, ये जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन में कोई सुधार करते हो, भले कोई चीज़ नई लेके आते हो, कोई पुरानी हटा देते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? अमेंडमेंट। नया जोड़ोगे तो भी अमेंडमेंट, पुराना हटाओगे तो भी अमेंडमेंट। तो 101 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में हो चुके थे। जो द 101st अमेंडमेंट, 101 अमेंडमेंट था, वो फोर्स में कब आया? 1 जुलाई 2017 में। और एक किसकी बात करता था बेटा? जीएसटी की बात करता था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कितना बवाल हुआ था इस जीएसटी पे, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे। तो ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स कब आ गया? 1 जुलाई 2017 में। जो जीएसटी था उसका एम था कि एक कॉमन नेशनल मार्केट मिले सबको, सारे गुड्स, सारे सर्विसेज के लिए कॉमन नेशनल मार्केट रेडी करना जीएसटी का मेन एम था। द 103rd अमेंडमेंट, 103 जो अमेंडमेंट हुआ वो कब हुआ? 2019 में, जिसमें हमने 10% रिजर्वेशन दिया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को। ठीक है बात। तो 101 अमेंडमेंट किसकी बात करता है बच्चा? जीएसटी की। 103 अमेंडमेंट किसकी बात करता है? 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी के वो सेक्शन जिनके पास पैसा नहीं है, भले वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, है ना। अभी तक हम SC ST को रिजर्वेशन दे के आ रहे थे, पर अब हमने देखा कि ब्राह्मण भी गरीब है, क्षत्रिय भी गरीब है, मतलब ये दोनों कम्युनिटी भी गरीब है, भले ही अपर कास्ट कम्युनिटीज़ में आती पर गरीब है। तो ऐसे लोगों को भी हमें रिजर्वेशन देने की जरूरत है। तो हमने 10% उनको भी दिया 103rd अमेंडमेंट में। कोई डाउट ही नहीं है बात में कि भैया जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो लॉन्ग भी है और डिटेल्ड भी है। 3 साल लगाए बेटा, 1-2 दिन में नहीं लिखा, तो तुम सोच लो ज़रा। लॉन्ग भी है, डिटेल्ड भी है। बहुत साउंड रीजंस हैं कि हमने इतनी डिटेल में इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों लिखा है। ठीक है, बहुत मेन मुद्दे थे हमारे पास, बहुत सारे ऐसे जिन पे कभी भी कोई भी बहस छिड़ सकती थी, क्लैशेस हो सकते थे, कॉन्फ्लिक्ट हो सकते थे। इसीलिए हमने हर चीज़ को इतने डिटेल में रख दी कि सोच कर पढ़ने के बाद तो आप कभी लड़ाई कर ही नहीं सकते हो। देखो, there were sound reasons for the inclusion of so many details in the constitution। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो वेल ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है बच्चा। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी थी जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, 2, 4, 8, 10 साल में उनको लगने लगा कि यार ये कॉन्स्टिट्यूशन तो किसी काम का नहीं है, पर पिछले 70 सालों से हम इस कॉन्स्टिट्यूशन को यूज़ कर रहे हैं और आज तक हमें कोई मेजर इशू इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लगा जिसे ख़त्म कर देना चाहिए या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को हटा देना चाहिए। ठीक है बात। चलो बेटा, ये वो पिक्चर है जिसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो राजेंद्र प्रसाद हैं वो साइन कर रहे हैं किसके ऊपर? कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के लिए उस टाइम में? सुनो ज़रा कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये मशीन की तरह है, लाइफलेस है, इसमें जीवन नहीं है। लाइफलेस थिंग है कॉन्स्टिट्यूशन, एक बुक ही तो है ना। कॉन्स्टिट्यूशन क्या एक बुक है जिसमें जीवन नहीं है, लाइफलेस है।
इसे जीवन तभी मिलेगा जब वो व्यक्ति जो इसे चला रहा हो, जो इसे ऑपरेट कर रहा हो, नियंत्रण कर रहा हो, जब वो इसका यूज़ करके पूरी कंट्री को गवर्न करेगा तो वो उसको लाइफ देगा। और आज इंडिया को, आज हमारे भारत को कुछ ऐसे कर्तव्यनिष्ठ ईमानदार लोगों की ज़रूरत है जिनके लिए सर्वोपरि हो भारत, जो भारत की भलाई के लिए सोचे, जो भारत के लिए काम करने को तैयार हो। ऐसे थोड़े बहुत भी लोग हमें मिल गए तो जीवन भर ये कॉन्स्टिट्यूशन जीवित रहेगा। अदरवाइज तो ये क्या है, एक लाइफलेस मशीन है, लाइफलेस थिंग है ना, मशीन की तरह है जिसमें कोई जीवन नहीं है। तो वो व्यक्ति ही इसमें जीवन डालता है जो इसका नियंत्रण करता है। और भारत से कुछ ऐसे ईमानदार लोग आगे आए, है ना, जिनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है वेलफेयर ऑफ इंडिया, इंडिया का डेवलपमेंट, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडिया। वो लोग इसको हमेशा जीवंत बना के रख सकते हैं। ऐसा किसने कहा? राजेंद्र प्रसाद ने। अब हम देखेंगे गोल्डन जुबली ऑफ इंडियन रिपब्लिक। बेटा, जब आपका 50th बर्थडे आता है या वेडिंग एनिवर्सरी 50th आती है किसी की, तो हम उस दिन क्या मनाते हैं? गोल्डन जुबली। ऐसे ही जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी 50 साल पूरे हो गए तो हमने बनाई 26 जनवरी 2000 को रिपब्लिक डे की गोल्डन जुबली, टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन रिपब्लिक की 50th एनिवर्सरी को हमने मनाया बहुत ही धूमधाम से। फंक्शन हुआ कहाँ पर? पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हाउस में, पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हाउस में बहुत ही बड़ा फंक्शन हुआ। इस दिन GMC बालयोगी, ज्ञानटी मोहन चंद्र बालयोगी ने एक स्पेशल कमोमरेटिव प्लेक लेके आए। उस प्लेक को देखो, प्लेक नहीं, प्लाक, क्या पढ़ते हैं इसको? प्लाक। एक कमोमरेटिव प्लाक लेके आए, स्मारक लेके आए। देखो इस तरीके का दिखता था। और ये जो कमोमरेटिव प्लाक था, इसके ऊपर लोगो बना हुआ था 50th एनिवर्सरी ऑफ रिपब्लिक का। और उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें उन्होंने ये बात कही कि आज हम फिर से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो आइडियल्स एनश्राइन है, जो लिखा हुआ है, एनश्राइन है मतलब जो छपा हुआ है, जो लिखा हुआ है, उसको हम फिर से जीते हैं। और इस बात की आज फिर से बात करते हैं कि हम जीवन भर हमारे रिपब्लिक को गार्ड करते रहेंगे, इतना होशियार रहेंगे, इतना विजिलेंट रहेंगे कि हमेशा हमारे रिपब्लिक पे कोई आँच ना आए। बेटा, प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 से, ठीक है बात?